चलो, अभी तक लिया था बेटा हमने खर्चे कौन कौन से अलाउड होते हैं। हो सकता है नॉर्मल बैच में और रिवीजन में एक दो खर्चे छूट गए हों, वो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। जैसे इंटरेस्ट छूट गया, इंटरेस्ट पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। लोन होना चाहिए बिजनेस पर्पस के लिए, लोन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल हैव नो रेलेवेंस, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। नेगेटिव लिस्ट ऑनलाइन वालों बेटा आपको भी बोल रहा हूँ, फेस टू फेस आपको भी मेरे साथ साथ लिखते चलो, चाहे पहले नोट्स भी क्यों ना बने हुए फिर भी लिखते चलो। मैं क्रक्स फॉर्म में सारा एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। और पीजीबीपी चैप्टर पे कमांड करने का तरीका, नेगेटिव लिस्ट को पढ़ लो, जो नेगेटिव में आ गया वो खर्चा डिसअलाउड है, उसके अलावा सब अलाउड है। ठीक है ना। तो बेटा ऑनलाइन भी जिन्होंने नोट्स बना भी रखे हो तो भी मेरे साथ साथ अब दोबारा बना लेना, क्योंकि मैं क्रक्स फॉर्म में सब कुछ लूँगा। अब मैं हेडिंग डाल लेते हैं और धीरे धीरे चलते हैं नॉर्मल बैच की तरह। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इन खर्चों की पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। साथ साथ लिखते रहना प्रॉपर, और एग्जाम वाले दिन ये नेगेटिव पढ़ लेना। ठीक है जी। फर्स्ट, एक्सपेंसेस कुछ तो मैंने पढ़ा दिए, वही रिपीट हो रहे हैं। विच आर पर्सनल इन नेचर। स्पीड थोड़ी तेज रखना बेटा। एक्सपेंसेस विच आर पर्सनल इन नेचर, स्टार्टिंग में डिस्कस हो गया था। खर्चे बेटा बिजनेस से रिलेटेड अलाउड है। जब इनकम पीजीबीपी की है तो खर्चे भी पीजीबीपी के होंगे। पर्सनल खर्चा किसी टाइप का कोई अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल नेचर एक्सपेंस shall not allowed except, पूरे पीजीबीपी में कैपिटल खर्चे 4 जगह अलाउड हैं, अदरवाइज कैपिटल खर्चे की डिडक्शन ही नहीं मिलती। नंबर 1 ये लिखता हूं क्योंकि वो 1 2 3 है। कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च। Number 2, capital expense in promotion of family planning. And number 3rd and last, capital expense under section 35 AD. बस पूरे पीजीबीपी में केवल ये 3 जगह हैं जहाँ कैपिटल खर्चे अलाउड हैं, इसके अलावा कैपिटल खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव लिस्ट पढ़ा रहा हूं, कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं है। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन और एनी टाइप ऑफ रिजर्व, वेदर मैंडेटरी और ऑप्शनल। डिबेंचर्स को रिडीम किया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। लो ही बोलता है बनाना पड़ेगा, पर इनकम टैक्स में इनकी कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, any type of reserve by whatever name called, whether mandatory और optional। कई एक्ट ऐसे हैं बेटा जहां पर आपको रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। अब आप रिवाइज कर रहे हो, सारी चीज पढ़े बैठे हो। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। डिबेंचर बेटा रिडीम करते हैं, डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। जिन एसएससी के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स में कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर P&L के डेबिट में नजर आ गए, इंटायर एक्सपेंस क्या होगा आपका, डिसअलाउड होगा। एक इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है साइंटिफिक बेसिस पे, देन इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। प्रोविजन मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। क्या मतलब,
एम्प्लॉयर कोई बड़ा आईसीआईसीआई बैंक बेटा, उसके हर साल कुछ कुछ एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं, वो उनके लिए ग्रेचुटी का प्रोविज़न बनाना चाहता है, लिव इन कैशमेंट का प्रोविज़न बनाना चाहता है, रिटायरमेंट का कोई प्रोविज़न बनाना चाहता है। एक्सपर्ट की सर्विसेज ले ली एक्चुरी, हैव यू हर्ड दिस वर्ड एक्चुरियल साइंस? ये एक्सपर्ट होते हैं बेटा जो या तो लाइफ इंश्योरेंस की फील्ड में होते हैं या ये फ्यूचर की क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। अब मैं कंपनी मैं साइंटिफिक बेसिस पे क्या बनवाना चाह रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी। मुझे पता है एम्प्लॉय रिटायर होने ही होने हैं, आज नहीं 5 साल के बाद होने हैं, 10 साल के बाद होने हैं, लाइबिलिटी नज़र आ रही है, क्यों ना अभी से मैं प्रोविज़न बनाना शुरू कर लूँ। एक तो मैं रैंडम बनाऊँ, हर साल मैंने क्या कर दिया जी 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। एक एक्चुरियल की हेल्प लूँ और वो एक्चुअल मुझे असिस्ट करते हैं कि आप इतना प्रोविज़न क्या करें, बनाएं। तो अगर प्रोविज़न मैंने साइंटिफिक बेसिस पे बनाए हैं, वो एक्चुरियल वाला एग्जांपल, तो वो प्रोविजंस मुझे क्या हो जाएंगे, अलाउड होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट हो तो नॉर्मल प्रोविजन है डिसअलाउड। अगर क्वेश्चन ही स्पेसिफिक बोल दे प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी एज पर एक्चुरियल वैल्यूएशन, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउड होगा। पॉइंट नंबर 3 में कोई इशू बेटा? चलो जी, पॉइंट नंबर 4, एनी एक्सपेंस विच इज इलीगल और अनलॉफुल। हर वो खर्चा जो या तो इलीगल है या अनलॉफुल है, वो खर्चे की क्या नहीं मिलेगी साहब, डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो डॉक्टर्स को बेटा जो कमीशन दे रहे हैं, कौन से, ये डायग्नोस्टिक लैब, ये सब अनलॉफुल एक्सपेंस है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ब्राइब आप पे कर रहे हैं, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बात भी ठीक है, नहीं तो फिर वो प्रमोट हो जाएंगे। एक तरफ रिश्वत पे कर रहा हूँ, P&L में खर्चा डेबिट कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स से चपेट पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, इनकम टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स की डिडक्शन मांग रहा है। पूरे साल की मेरा टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए, पे कर दिया 1 करोड़, P&L में ही डेबिट कर दिया नालायक ने, पढ़ा लिखा ऐसे आपकी तरह, और गली गली में चिल्ला के बोल रहा है खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, बिजनेस से कनेक्टेड खर्चा हो गया। एओ ने बुलाया, बात सुनिए जरा, अगर तुझे इनकम टैक्स ही अलाउड कर दिया तो हमें क्या बचेगा? 1 करोड़ का खर्चा कर दिया इनकम टैक्स और 1 करोड़ की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता बेटा। इनकम टैक्स पेड, पेबल या उसका प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड, पेबल, प्रोविजन, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बड़ा बड़ा लिखना, इनकम टैक्स मना है, बाकी सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे। कस्टम ड्यूटी बोलो, अलाउड। जीएसटी अलाउड। कोई वैट पे किया है, अलाउड। एनी अदर टैक्स अदर देन इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी ले लो, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी ले लो, एनी अदर टैक्सेस अलाउड। अब ठंडे दिमाग से काम लेना बेटा। मैंने इनकम टैक्स पे करा, P&L के डेबिट में होगा 5 लाख, लिख लिया ना, ऊपर ध्यान दो। इनकम टैक्स पे करा, P&L के डेबिट में होगा 5 लाख, क्या आंसर होगा? डिसअलाउड। प्रॉफिट में क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। सोच के बताओ, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इनकम होगी या नहीं होगी? P&L के डेबिट में इनकम टैक्स है तो आपने बोल दिया खर्चा डिसअलाउड है, एक्सेस इनकम टैक्स पे कर दिया, एडवांस टैक्स ज़्यादा कट गया, TDS ज़्यादा कट गया, बाद में क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। वो रिफंड इनकम मान लीजिए? नो। तो पॉइंट नंबर 2, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा, P&L के क्रेडिट में होगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और ये ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता? जब खर्चा अलाउड नहीं है तो मेरा ही तो पैसा मुझे वापस मिल रहा है। अरे मेरा ही तो टैक्स ज़्यादा जमा हो गया होगा तभी तो वापस आ रहा है, या तो एडवांस टैक्स ज़्यादा गया होगा या TDS के फॉर्म में कट गया होगा। मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है, नॉट ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है जी, आराम आराम से दिमाग लगाओ और आंसर देना शुरू करो। मेरा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 5 लाख था, लेट हो गए, इंटरेस्ट के साथ मिला 5,10,000। 5 लाख का रिफंड है, लेट हो गया था, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लेट रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या हो? इनकम है।
ये इनकम है टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड ऑफ income tax treated as income taxable under the head other sources। एक ही पॉइंट को पकड़ के घूमते रहो, अपने आप प्रोविजन समझ में आते रहेंगे। तीनों पॉइंट में कंफर्टेबल है। इनकम टैक्स मना है, कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी, जीएसटी सब अलाउड होंगे। नेक्स्ट बेटा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम नहीं माना जाएगा, मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है। लेट हो गए उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मेरी क्या मानी जाएगी साहब, इनकम मानी जाएगी। स्क्रीन पे देखते रहना बेटा। जीएसटी की डिडक्शन मिलती है, कस्टम ड्यूटी की डिडक्शन मिलती है। व्हाट अबाउट रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, जीएसटी? डेबिट साइड में क्या होगा, कस्टम ड्यूटी अलाउड एज डिडक्शन। डेबिट साइड में क्या होगा, वैट, सीएसटी अलाउड एज डिडक्शन। एक्स्ट्रा जीएसटी चला गया, मुझे रिफंड मिल रहा है, इनकम। बहुत बढ़िया। कस्टम रिफंड, जीएसटी रिफंड, वैट रिफंड, कुछ भी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। रिफंड लेट मिला, कस्टम रिफंड लेट मिला, जीएसटी रिफंड लेट मिला, उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो ये भी इनकम है बिजनेस पर, वो वाला इंटरेस्ट अदर सोर्स। तो इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड ऑफ कस्टम, जीएसटी, वैट एटसेट्रा इज इनकम एंड taxable under the head other sources। एग्जामिनर कितना मर्जी परेशान करे बेटा, परेशान मत होना, बस एक चीज़ याद कर लो। एक सेंटेंस बोला है मैंने, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं है, उससे 5 पॉइंट निकल के आ गए। दोबारा, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं है, बाकी टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी। इनकम टैक्स दिया तो डिडक्शन नहीं, रिफंड मिलेगा तो इनकम नहीं। कस्टम जीएसटी दिया तो डिडक्शन है, रिफंड मिल गया तो ट्रीटेड एज इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे वो कस्टम जीएसटी का हो, ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम। मेकिंग सेंस? देख के आंसर देना बेटा, अड़बड़ी में नहीं। सर इनकम टैक्स जमा कराना है 1 करोड़, बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, इनकम टैक्स जमा कराना है 1 करोड़, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लोन ले लिया 1 करोड़ का, इनकम टैक्स जमा करा दिया, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अलाउड और नॉट? लॉ से जब इनकम टैक्स अलाउड नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी, उसके लिए अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं होगा। आगे ध्यान से सुनना, 1 करोड़ की जीएसटी जमा करानी थी, पैसा नहीं था, 1 करोड़ का लोन ले लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउड। बहुत ही बढ़िया। पॉइंट नंबर 6, लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स interest not allowed। loan taken for payment of GST custom क्या हो जाएगा? allowed। इसमें पता नहीं क्यों बच्चे फंसे रहते हैं यार, इंटरेस्ट में घूमते रहते हैं आते से ज़्यादा। तो ये सब समझ में आ रहा है? चलो, इनकम टैक्स में भी इंटरेस्ट पड़ा था 234 ABC, वो इंटरेस्ट और इस इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है मुझे ये बताना बस। ट्रीटमेंट तो मैं बता दूंगा। 234 ABC, 234 से रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी, लेट रिटर्न अगर आपकी है तो ये इंटरेस्ट लगता था। 234B एडवांस टैक्स, अगर आप क्या करते हैं बेटा टाइम से जमा नहीं कराते तो 234B और C का इंटरेस्ट लगता था। वो भी तो इंटरेस्ट है, अलाउड होगा या नहीं? अगर हाँ तो क्यों हाँ, नहीं तो क्यों नहीं? जीएसटी अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। जीएसटी भी सिलेबस में है, पढ़ भी रखा होगा।
अगले महीने की 20 तारीख 22 तारीख 24, ऐसा केस में भी नॉर्मल केस में 20 होती है बेटा। तो अगर अदरवाइज इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम, उस इंटरेस्ट की रिडक्शन मिले या ना मिले, क्यों नहीं? अदरवाइज तो बेटा वो इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ पेनल्टी है, अदरवाइज तो वो तो प्रमोट हो जाएगा, फिर तो लेट भी हो जाए क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट लग भी जाए डिडक्शन मिल तो रही है। तो इंटरेस्ट, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये वाला इंटरेस्ट और वो वाला इंटरेस्ट। हाँ, तो पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स जीएसटी कस्टम नॉट अलाउड। इंटरेस्ट on late payment of income tax GST custom not allowed। तो मैक्सिमम परमुटेशन कम्बिनेशन ले लिए बेटा, ठीक है। इसको और समराइज कर देता हूं, आप लिख रहे हैं इनकम टैक्स, अरे इनकम टैक्स, ये टेबल बना लो, याद करने में आसानी रहेगी। जीएसटी कस्टम एटसेट्रा अदर देन इनकम टैक्स, बोलते रहना जरा। पेमेंट ऑफ टैक्स नॉट अलाउड, इधर अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट दोनों ही जगह नॉट अलाउड। लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, बोलो ना, इनकम टैक्स में नॉट अलाउड, बाकी लॉ में अलाउड। रिफंड ऑफ टैक्स इस वाले में नॉट ट्रीटेड एज इनकम, इसमें ट्रीटेड एज इनकम पीजीबीपी की, क्योंकि डिडक्शन पीजीबीपी में मिली थी। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लेट रिफंड ऑफ, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लेट रिफंड, बस इनकम टैक्स का लेट रिफंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट, बोलो, ट्रीटेड एज इनकम, कौन से हेड की, अदर सोर्स, इधर बोलो बेटा, ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। पेनल्टी लगी इनकम टैक्स एक्ट में, बोलिए, नालायक ऑफेंस कर रहा है, डिडक्शन मांग रहा है, पेनल्टी तो कोई से भी लॉ में लगी हो, नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 5 के परमुटेशन कम्बिनेशन है, ये सब ये सीक्वेंस में याद रखना, ये जो भी है पॉइंट नंबर 5। पूछो इसमें कोई दिक्कत, पक्का? पॉइंट नंबर 7, पेनल्टी 2 टाइप की होती हैं, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। L&T ने दिसंबर तक आउटर रिंग रोड की मेट्रो बनानी थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, नहीं बना पाया, पेनल्टी लगेगी, इसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो वो है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई लॉ का वायलेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करा था कि दिसंबर तक आउटर रिंग रोड की मेट्रो स्टार्ट हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये क्या है? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगी ये? अलाउड, अलाउड।
पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस नेचर में देनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन लाइन में तो जाती जाती है, बाय डिफॉल्ट है। जितने ऑडिट करोगे हर जगह नजर आएगा ये लिक्विडिटी डैमेजेस, टाइम से होते ही नहीं पूरे। ठीक है, इधर आओ। फॉर वायलेशन ऑफ लॉ नॉट अलाउड। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 8, डिविडेंड। चाहे पेड हो, चाहे पेबल हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डीम डिविडेंड हो, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड होता है डिवेंचर के ऊपर, डिविडेंड अलाउड नहीं होता। बात भी ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। और जब मैंने टैक्स ही दे दिया तो बात खत्म। उसमें से डिविडेंड में कुछ भी करूं, 100 रुपये कमाए, 30 रुपये का टैक्स दे दिया, 70 रुपये बचे, 10 रुपये का मैंने उसमें से डिविडेंड दे दिया, अगले साल मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया, लो जी 10 रुपये खर्चा हो गया। ओ भाई वो तो रात गई बात गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जाता है ना वो, तो डिविडेंड नॉट अलाउड। और ईच एंड एवरी काइंड, इक्विटी, प्रेफरेंस, इंटरिम, फाइनल, पेड, पेबल, डीम डिविडेंड नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, हेडिंग ही क्या है, नॉट अलाउड। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 9, एक्सपेंसेस टुवर्ड्स सीएसआर। फुल फॉर्म लिख लेना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 80G में डिडक्शन मिलती है इसकी। तो भाई यहां क्यों आ रहे हो? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी जाता है ये चाहिए, ये लॉजिक समझ लो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 2% जाता है। ये 2% है ना कंपनी लॉ में, 2 है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 10, तो ये तो हो गया एक्सपेंस टुवर्ड्स सीएसआर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड इन पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन, न्यूज़पेपर, वेबसाइट एट्सेट्रा, या अदर जगह पे करेंगे, अदर प्लेसेस पे। दिल्ली मेट्रो में ऐड चलवा दी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो मेट्रो स्टेशन ही हायर कर लिए पूरे, वो मेट्रो स्टेशन पे बोलता है नालायक बैंक ऑफ, कौन सा बैंक, बड़ौदा है ना, हाँ जो भी है। टीवी में ऐड आ रही है, सिनेमा में ऐड आ रही है, कहीं पर भी ऐड आ रही है। ये वाली अगर ऐड है, बीजेपी की वेबसाइट पे मेरा नाम आ रहा है, दीपक जैन क्लासेस इंडियाज नंबर 1, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे मेरा आ रहा है आपका वैभव जनान क्लासेस इंडियाज नंबर 1, ये वाला खर्चा नॉट अलाउड। ये वाला खर्चा इसको मना क्यों था? ये चैप्टर 6A में अलाउड होता है। 80GGB, 80GGC, इंडियन कंपनी करेगी तो 80GGB, अदर देन इंडियन कंपनी, सिलेबस में इंडिविजुअल है उसको डिडक्शन मिलेगी 80GGC में। बी भी छोड़ो ना, इंडियन कंपनी के ऊपर लगती है, वो सिलेबस में नहीं है, फाइनल में है वो, किसी तरह पहुंचे तो सही फाइनल में। सीसी याद कर लो बेटा, 80GGC उसमें डिडक्शन मिलेगी। पीजीबीपी में मना कर दिया, नहीं तो क्या हो जाता, डबल बेनिफिट अलाउड हो जाता। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, पेमेंट made to relative in excess of fair market value. Excess payment shall be disallowed under section 40A(2). अगर हमने रिलेटिव को पेमेंट करी जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, क्या मतलब है, नालायक बोगस खर्चे क्या करना चाह रहा है बेटा, क्लेम करना चाहता है।
एफएमवी उससे ज़्यादा पेमेंट कर दी तो एफएमवी तक अलाउड होगा, एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगी। मिस्टर एक्स, भाई ये हैंग क्यों हो रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई रिलेटिव हैं, मैंने इससे परचेजेस करी 10 लाख की, मैंने इसको पेमेंट कर दी 10 लाख। हम इसके एंगल से पढ़ रहे हैं जिसने पेमेंट करी है। मैंने वाई से, रिलेटिव है ये आपस में, मैंने वाई से क्या करी है बेटा, परचेजेज करी है 10 लाख की, उसको पेमेंट कर दी मैंने 10 लाख की, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 7 लाख। तो लो क्या है, 7 लाख अलाउड, 3 लाख डिसअलाउड। एक्स के हैंड में, वाई का कुछ नहीं होगा। सर क्या मतलब, वाई की सेल 10 लाख ही मानी जाएगी। ये याद रखना, पढ़ाया जाता है एक्स के एंगल से, वो अभी तक वाई के एंगल से नहीं पूछ रहा बेटा। पर वाई का क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। 40A2 उस पे लगती है जो पेमेंट कर रहा है, जिसको पेमेंट मिल रही है उसके ऊपर नहीं। तो लोग कह रहे हैं जी नहीं, परचेज 10 लाख नहीं है 7 लाख है, बोगस खर्चा आप क्लेम कर रहे हैं, तो उसके तो 3 लाख डिसअलाउड कर दिए। तो ये कह रहा है जी फिर तो मेरी भी सेल 7 लाख मान लो, सेल कम होगी तो मेरी इनकम भी कम आएगी। लॉसेज वाई तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे ऊपर ये सेक्शन ही नहीं है। तो वाई की इनकम कितनी मानी जाएगी, इनकम मतलब सेल 10 लाख, जबकि एक्स की परचेज कितनी मानी जाएगी 7 लाख। 3 लाख क्या हो जाएगी डिसअलाउड। रिलेटिव को डिफाइन कर रखा है और याद कर लेना, बिल्कुल क्रक्स में लिखवाता हूं छोटा छोटा। इंडिविजुअल, एक तो हम पढ़ किसके एंगल से रहे हैं, पेमेंट देने वाले के एंगल से या लेने वाले के, एक्स के एंगल से या वाई के, एक्स के एंगल से डेफिनेशन पढ़ रहे हो। मैं इंडिविजुअल, मेरी स्पाउस अगर मुझे कोई पेमेंट करेगी, मेरा भाई ब्रदर अगर मुझे कोई पेमेंट करेगा, मेरी सिस्टर बहन अगर मुझे कोई पेमेंट करेगी। लीनियन असेंडेंट, असेंडेंट कौन होते हैं, ऊपर, मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, या मेरे डिसेंडेंट, डिसेंडेंट बोले तो नीचे, नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, एंड सो ऑन। इसको एब्रिविएशन बनाओ, SBSAD। इंडिविजुअल को अगर इनसे पेमेंट मिलेगी 40A2 लगेगा, ठीक है जी, पहला। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म, इनको पार्टनर से बेटा पेमेंट मिले या SPSAD ऑफ पार्टनर से मिले, अब समझ जाओगे। रिलेटिव मान लिए जाएंगे बेटा, रिलेटिव और पार्टनर, और रिलेटिव का मतलब क्या है, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, असेंडेंट और डिसेंडेंट। तीसरा, कंपनी, कंपनी को बेटा डायरेक्टर से पेमेंट मिलती है या डायरेक्टर के, SB नहीं, P नहीं, सॉरी B, SBSAD। कोई समझ में आ रहा है ना। चौथा, अगर आप बेटा AOP BOI हैं, यार इतने सिलेबस में नहीं है, लिख भी क्यों रहा हूं मैं, मेंबर और SBSAD ऑफ मेंबर, बहुत है इतने, सिलेबस में इंडिविजुअल है, इसके ऊपर फोकस कर लेना, वैसे ही दुख बहुत है। ठीक है भाई, ये था पॉइंट नंबर 11। रिलेटिव को पेमेंट कर दी इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, तो एक्सेस वैल्यू शैल बी डिसअलाउड। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 12, इसकी सेक्शन याद कर लेना 40A3, 10,000 और रिवेन्यू खर्चा, बाकी सब वो 10,000 वाली लिमिट थी। एक दिन में एक पर्सन को पेमेंट करते हैं रिवेन्यू खर्चे के लिए, एनी रिवेन्यू एक्सपेंस एंटायर अंडर GST, ये सबको सुपरसीड करती है ये सेक्शन। साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दी 100% डिडक्शन, सब्जेक्ट टू पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए, नहीं 40A3 लग जाएगा। हर वो खर्चा जो PGBP में अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 40A3, पहले तो किसी कोने में डाल दो ये, हर वो खर्चा जिसकी PGBP में डिडक्शन है
दैट खर्चा इज सब्जेक्ट टू 40A3। डिडक्शन तो मिल जाएगी पर ये भी कंप्लाई होना चाहिए। जैसे साइंटिफिक रिसर्च 100% डोनेशन की डिडक्शन है बेटा, वो तभी है जब ये कंप्लाई होगी। तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस विच इज अलाउड एज डिडक्शन आर सब्जेक्ट टू 40A3। पूरे चैप्टर पे लगती है ये, और लगती केवल रेवेन्यू खर्चे पे है, कैपिटल पे नहीं। एक दिन में एक पर्सन को रेवेन्यू खर्चे के लिए पेमेंट करी है, कितनी करी है? 10,000 तक करी है या अबाउ 10,000 करी है। बाकी सब कुछ कट कॉपी पेस्ट है यार, अब आपको पता है, पर आप लिख लो क्योंकि नोट्स तो बना ही रहे हो आप। अप टू 10,000 ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन। ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन। अबाउ 10,000 कैश में दे दिया, बेयरर चेक में दे दिया, क्रॉस चेक में दे दिया, तो डिसअलाउड। 15,000 का अगर खर्चा है तो 5 नहीं, पूरा 15। और अगर ये वाला केस है तो अदर पेमेंट, अदर मोड ऑफ पेमेंट, अदर अलाउड। और याद रखना ये 10 की लिमिट 35 की हो जाती है अगर हम पेमेंट जीटीए को करते हैं, ट्रांसपोर्टर को। नीचे नोट डाल दो, इंस्टीड ऑफ 10, 35,000 शैल बी कंसीडर if payment is made to transporter. Instead of 10, 35,000 shall be considered if payment is made to transporter. ठीक है, अब 2 या 3 ही एग्जाम्पल दे रहा हूं बस मैं इसके, और वो लिख लो तुम, अगर जहां फंस सकते हो आप। प्रैक्टिकल में तो समझ में आ गया। ये सेक्शन हर खर्चे पे लगती है बेटा, हर वो रिवेन्यू एक्सपेंस जिसकी पीजीबीपी में डिडक्शन है, सब्जेक्ट टू 40A3। अब 2-3 एग्जाम्पल हैं बस जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल 1 लिख लो, प्रीवियस ईयर 23-24, परचेजेज ऑन क्रेडिट 2 लाख। 23-24 मतलब पिछला साल, सिलेबस में आपके 24-25 है। 23-24 में मैंने 2 लाख की परचेजेज करी, कोई पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट पे था। कोई पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट पे था, अलाउड हुआ या नहीं? अलाउड। मैं मर्केंटाइल पे बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ, ये खर्चा मुझे क्या हो गया साहब? अलाउड हो गया। 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेरे क्लोज हो गए, पर मैंने इसकी क्या नहीं करी साहब? पेमेंट नहीं करी। इसकी पेमेंट हुई है 24-25 में, और 2 लाख कैश में पे कर दिया। अगर ये पिछले साल ही पे कर दिया होता तो 2 लाख डिसअलाउड हो जाता, पर खर्चा पिछले साल तो अलाउड हो गया मर्केंटाइल के कारण, पेमेंट तो कुछ हुई नहीं थी बेटा, तो मर्केंटाइल सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा था, खर्चा अलाउड हो गया। अब करंट ईयर में मैंने इसकी पेमेंट करी है 2 लाख कैश में। जल्दी बताओ क्या सिखाया था, क्या ट्रीटमेंट हो इसकी? दिक्कत क्या है? सेम ईयर में अगर पेमेंट कर देता कैश में तो डिसअलाउड हो जाता, ईयर अगर अलग अलग हो जाए तो क्या सीखा है? कि यार गुस्सा आ रहा है, ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। अब ये मत बोल देना डिसअलाउड, डिसअलाउड करें क्या? अलाउड तो पहले ही हो गया। सर पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन कर देंगे, वो तो गई उसकी रिटर्न, हो गई उसकी असेसमेंट, खाते खत्म हो गए उसके, क्या माना जाएगा? ये ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम किस साल की? चुप रहो तुम फोन करके मुझे बुला लेना एग्जाम में, तुम्हारा कुछ नहीं होना। ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तुम्हें 1% भी लग रहा है तुम रिवाइज कर रहे हो? चलो ठीक, तो तुम्हें लग रहा है मैं आ भी जाऊंगा। ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, एक तो ये। दूसरा सीधा करेक्ट सुन लो, टाइम कम है। अगर 40A2 और 40A3 ये दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हो रही हो, रिलेटिव को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर दी, कैश में कर दी नालायक को, ये भी तो हो सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कर दी
और कैश में पेमेंट कर दी। अगर ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो, पहली प्रेफरेंस इसकी होती है, सेकंड नंबर पे ये होती है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, 2-3 एग्जांपल इसके भी बनेंगे। अगर 48(2) भी लग रही है, 48(3) भी लग रही है, तो दोनों लगाते हैं। पहले 48(2) लो है ये, उसके बाद क्या लगेगा 48(3). सर बताना जरा एग्जांपल इसके बनाओ। पेमेंट मेड टू रिलेटिव 40,000, फेयर मार्केट वैल्यू 25,000। रिलेटिव को पेमेंट करी 40,000, फेयर मार्केट वैल्यू 25,000, मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई। रुक जाओ, तो इस केस में क्या लगेगा 48(2) क्या हो जाएगा भाई 25,000 अलाउड। चेक करना क्या 48(3) का केस बन रहा है? नहीं, 48(3) लग ही नहीं रही। लग ही नहीं रही, तो क्या हो जाएगा 25,000 इसको बेटा अलाउड होगा, उल्टा लिख लो 15,000 डिसअलाउड। ऑल दो पेमेंट कितनी करी है इसने 40, 25 अलाउड होगा, 15 डिसअलाउड। ठीक है जी, अब आगे चलो। ये एग्जाम्पल दोबारा लेता हूँ और डिफरेंस समझना। पेमेंट टू रिलेटिव 40,000, एफएमवी 25,000, पेमेंट मेड इन कैश। अब आराम से चलो, पहले क्या लगाते हैं 48(2), तो 48(2) में क्या होगा भाई 15,000 डिसअलाउड। खाली डिसअलाउड वाला समझ लो ना, नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ ना, कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होंगे। तो पहले 48(2) लगेगी, उसमें क्या होगा 15,000 डिसअलाउड। अब बच गया 25,000, 25 का क्या होगा वो भी 10,000 से ऊपर है, वो 48(3) में डिसअलाउड हो जाएगा। पहले 48(2) लगाया जाता है, उसके बाद 48(3). इसका इंपैक्ट क्या आएगा अब इस पे समझो। पेमेंट टू रिलेटिव 40,000, फेयर मार्केट वैल्यू आपकी ले लो बेटा 35,000, यूपीआई मोड इंटायर 40,000 किसके थ्रू दिए हैं बेटा मैंने यूपीआई। अब 48(3) देखूं तो अलाउड है, 48(3) देखूं तो अलाउड है, बट पहले क्या लगाया जाता है क्या होगा 48(3) नॉट एप्लीकेबल। लो डिपार्टमेंट के एंगल से लिखा हुआ है, वो पहले 48(2) में डिसअलाउड करेगा, उसके बाद अगर 48(3) लगती है तो उसमें जाएगा। ठीक है जी। फिर बेटा 48(2) उसकी एक्सेप्शन थी 6-7 केसेस में ऐसा होता है जहां पर हम बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर ही नहीं पा रहे, जेन्युइन केसेस थे, तो वहां लोग क्या बनाया था कितना मर्जी पे कर दो, कैसे मर्जी पे कर दो, अलाउड एज डिडक्शन। वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, थ्योरेटिकल रिवाइज कर लो बेटा, क्योंकि मैं तो नेगेटिव लिस्ट पढ़ा रहा हूँ डिसअलाउड। पर कुछ केसेस ऐसे पड़े थे कितना मर्जी पे कर दो, कैसे मर्जी पे कर दो, अलाउड एज डिडक्शन। जो एग्जाम्पल दिया था वही रिवाइज कर देता हूँ बेटा। मैं अंकल चिप्स वेफर बनाता हूँ, आप बेटा किसान हैं, आपसे मैं पोटैटो लेता हूं, उससे मैं क्या बनाता हूं वेफर बनाता हूं। आपसे मैंने 10 क्विंटल बेटा क्या ले लिए पोटैटो ले लिए, पोटैटो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, और उसके बदले मैंने आपको चेक दे दिया कि ले भाई पोटैटो के बदले चेक ले। किसान कह रहा है ये क्या है, मैंने बोला चेक है, वो कह रहा है मैं भी मैं समझ रहा हूँ पर मुझे नगद नारायण दे, मुझे मतलब किससे कैश से मतलब है, मेरा खाता भी तो होना चाहिए बैंक में।
कौन जाके इसको रियलाइज करेगा? अंकल चिप्स का बेटा सीए समझा रहा है, बात सुन, सीए इधर आ, ओ किसान भाई इधर आ। एक एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी एक सेक्शन है 48(2). अगर मैंने तुझे 10,000 से ऊपर पे कर दिए तो मेरे तो डिसअलाउड हो जाएंगे। तो किसान ने क्या बोला था? टू हेल्प विद योर इनकम टैक्स एक्ट, कैश दे नगद नारायण, नहीं मेरा आलू वापस कर, मैं मार्केट में जाके अपने आप क्या कर दूंगा? सोल्ड आउट कर दूंगा। यही एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद आ रहा है? तो 6-7 केसेस थे, कितना मर्जी पे कर दो, कैसे मर्जी पे कर दो, अलाउड होगा। नंबर 1, पेमेंट टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कितना मर्जी पे कर दो, सारा अलाउड होगा। पॉइंट नंबर 2, आपका बेटा पेमेंट करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, रूरल एरिया में हाउस होल्ड लेडी है, उनसे हम क्या करवा रहे हैं? चीजें मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उनको पेमेंट करनी पड़ रही है, कितना मर्जी पे कर दो। entire expense shall be allowed as deduction irrespective of mode of payment. पॉइंट नंबर 3, अगर गवर्नमेंट को कुछ पे करना है जिसकी हमें डिडक्शन मिलती है, कैसे मर्जी पे कर दो, entire expense shall be allowed as deduction. मेरी कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके म्यूनिसिपल टैक्स की मुझे डिडक्शन मिलती है, कमर्शियल बिल्डिंग के टैक्स की डिडक्शन मिलेगी बेटा, म्यूनिसिपल टैक्स, कैश में पे कर दिया, अलाउड। गवर्नमेंट के केस में झूठ नहीं बोल सकता ना, पकड़ में आ जाएगा। तो नंबर 1, फार्मर को पेमेंट करेंगे, अलाउड। कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट करेंगे, अलाउड। गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे बेटा, कैसे मर्जी कर देना, ऑलवेज अलाउड। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनको पेमेंट करेंगे। इनको कौन सी पेमेंट कर रहे होंगे? इंटरेस्ट, लोन ले रखा होगा, उसके बदले क्या दे रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैसे मर्जी दे देना बेटा, इंटायर इंटरेस्ट अलाउड होगा। या पेमेंट किसी ऐसी जगह कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विस नहीं है, चंबल के भीड़ों में पेमेंट कर रहा हूं, वो वहां डाकू है बेटा, वो कौन से एटीएम होंगे वो रातों रात बैंक ही गायब कर देंगे। किसी ऐसी जगह पेमेंट करनी पड़ रही है जहां पर बैंकिंग सर्विस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, ओ भाई ये दिल्ली में रह रहे हैं, सब ठीक लग रहा है, यहाँ पर आज भी चले जाए, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वो बिजली पानी नहीं है, वो बैंक वहां पर कहां पर होगा? किसी ऐसे एरिया में पेमेंट करनी पड़ रही है बेटा, बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, किसी मर्जी मोड से पेमेंट कर देना, ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, वो लिस्ट दे रखी थी, वो लिस्ट पढ़ लेना, वो मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि मैं नेगेटिव लिखवा रहा हूं, कहां कहां डिसअलाउड होगा, पर रिवाइज करा दिया। फार्मर को दे दो, आप कॉटेज इंडस्ट्री को दे दो, गवर्नमेंट को दे दो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को दे दो, किसी ऐसे एरिया में दे दो जहां बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, कैसे मर्जी पे कर दो, कितना मर्जी पे कर दो, ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी सर, क्रेडिट वाला एग्जाम्पल रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू आ गया था बेटा, रिकॉर्डिंग सुन लेना बच्चे, मुझे पूरा मास कैरी करना है। चलो जी आगे चलो, कितने पॉइंट हो गए थे? 11, 12 सेक्शन 12 हो गए थे, तो 13 उस पर बहस नहीं, हमारे पास और भी मुद्दे हैं, मैं देख लेता हूं अपने आप, मैं अपने आप देख लूंगा। 12 हो गए थे ना, ये 13वां है, और भी दुख बहुत है ना बेटा। सेक्शन 40AI, सेक्शन याद मत करना, टीडीएस वाले समस्या थी वो, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करें, टीडीएस नहीं काटा, 100% डिसअलाउड, रेजिडेंट को पेमेंट करें, टीडीएस नहीं काटा, 30% डिसअलाउड। उसको लिखवा रहा हूं, लिखो जल्दी से। अगर आप पेयर, कौन था इसमें पेयर जो पेमेंट कर रहा था? एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये पेमेंट कर रहा है फॉर एनी एक्सपेंस अदर देन सैलरी। सैलरी क्यों छोड़ दिया, इसके बाद लूंगा। पेयर इंडिया का है, पेई, या तो वो आउटसाइड इंडिया है या इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट है। कहने का मतलब इंडिया से बाहर पेमेंट जा रही है या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट जाती है। क्या बोलता था बेटा? इफ, सीधा लो ही बताओ ना, पहले तो चलो ये लिख लो, इफ टीडीएस प्रोविजन नॉट कंप्लाइड विद एप्लीकेबल, नहीं लाइक टीडीएस एप्लीकेबल है, जब भी तो पढ़ा रहा हूं, कह रहे टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, स्यापा ही खत्म। प्रोविजन एप्लीकेबल है पर हमने कंप्लाई नहीं किए। इफ टीडीएस प्रोविजन नॉट कंप्लाइड विद, देन 100% एक्सपेंस
100% एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड। याद रखना क्लास 4 बजे तक है बेटा, क्लास 4 बजे तक है, याद रखना, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। 4 साढ़े 4 भी हो सकते हैं, किसी और को सुना रहा हूं। चलो, अरे आर्ट है बेटा, वाइफ का फोन है। इफ टीडीएस प्रोविजन नॉट कंप्लाइड विद देन 100% एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड। 100% खर्चा डिसअलाउड होगा। अब लो क्या है वो सुनो। अगर करंट ईयर में आपने बेटा टीडीएस ही नहीं काटा, 2-3 बार बोलूंगा, लाइन सेट कर लेना दिमाग में, और जो लैंग्वेज समझ में आए उसमें लिख लेना। करंट ईयर में नालायक ने टीडीएस ही नहीं काटा, या टीडीएस तो काट लिया पर करंट ईयर में या उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा नहीं करवाया, तो 100% डिसअलाउड होगा। अलाउड उस साल होगा फिर जिस साल आप टीडीएस डिडक्ट करके जमा करवाएंगे। दोबारा बोलो, करंट ईयर में टीडीएस ही नहीं काटा, डिसअलाउड बता रहा हूं ना मैं तो। या तो करंट ईयर में टीडीएस ही नहीं काटा, या टीडीएस काट तो लिया पर जमा नहीं कराया, ना तो करंट ईयर में ना करंट ईयर की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, तो करंट ईयर में तो डिसअलाउड हो जाएगा, पर लाइफ टाइम डिसअलाउड नहीं है। ये अलाउड उस साल होगा फिर जब आप एक्चुअल में क्या करेंगे साहब, टीडीएस जमा करवाएंगे। 2 चीजें दिमाग में सेट। नंबर 1, डिसअलाउड बोल रहा हूं, या तो टीडीएस ही नहीं काटा, या टीडीएस काट तो लिया, अरे भाई जमा तो करा दे गवर्नमेंट के पास, टीडीएस काट के नालायक जमा नहीं करा रहा, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न निकल गई, तो करंट ईयर में क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। फिर ये उस साल अलाउड होगा जिस साल आप एक्चुअल में टीडीएस डिपॉजिट करोगे। आपके सिलेबस में 24-25 है, 24-25 के पीछे पड़ जाओ। या तो 24-25 में टीडीएस ही नहीं काटा, या 24-25 में टीडीएस तो काट लिया पर 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपने इसको डिपॉजिट नहीं किया, तो 24-25 में ये डिसअलाउड हो जाएगा। ये अलाउड उस साल होगा फिर जिस साल आप टीडीएस को डिपॉजिट करोगे। तो बोलना जरा, इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन 24-25 और TDS is deducted in 24-25 but not deposited up to due date of filing of return of 24-25, then it shall be disallowed in 24-25 but allowed in the year in which it is actually deposited. लिखो इसको, और 24-25 ही लिखना कि लफड़ाई खत्म हो। वो प्रीवियस ईयर बोलूंगा ना तो लगेगा कहीं पिछला साल। ठीक है, इफ, थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा, इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन 24-25, इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन 24-25 और TDS is deducted in 24-25 but not deposited up to due date of filing of return, then in 24-25 100% expense shall be disallowed. Then in 24-25 100% expense shall be disallowed. और नीचे लिखो, it shall be allowed in the year, it shall be allowed in the year in which TDS is actually deposited. एक तो ये लैंग्वेज, ये डिसअलाउड वाली लिखवाई है मैंने 24-25 में। आप सीधी भी लिखो, 24-25 में अलाउड कब होगा, जब रिवाइज कर रहे हो इसे हर एंगल से पकड़ लो। ये मैंने डिसअलाउड वाली लिखवाई है, अलाउड कब होगा इसका उल्टा करो। टीडीएस 24-25 में काट के या तो 24-25 में जमा करा दे,
या 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा करा दे। सीधा याद कर लो, जिसमें कंफर्टेबल हो वो याद कर लो। 24-25 का टीडीएस 24-25 में काट ले और 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा करवा दे तो 24-25 में अलाउड होगा, अदरवाइज खर्चा उस साल अलाउड होगा जब टीडीएस जमा कराएगा। मैंने ये नेगेटिव लिखवाया था, मैं पॉजिटिव भी लिखवा देता हूं बेटा, क्योंकि अगली सेक्शन में कट कॉपी पेस्ट है, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। वो बस इंडियन पेमेंट होती है, उसमें 30% डिसअलाउड होता है, 30% डिसअलाउड होता है, 70% अलाउड होता है। लैंग्वेज ये सेम है। तो अभी मैंने आपको डिसअलाउड लिखवाया है, एक बार दोबारा बोलो डिसअलाउड कब था? या तो 24-25 में टीडीएस ही नहीं काटा, या नलायक ने काट के जमा नहीं करवाया ड्यू डेट तक, तो डिसअलाउड होगा। अलाउड कब होगा? 24-25 में टीडीएस कटा है एंड या तो 24-25 में जमा हो गया या 24-25 की ड्यू डेट तक जमा हो गया, तो 24-25 में अलाउड होगा। अदरवाइज जब एक्चुअल में डिपॉजिट होगा उस साल ये अलाउड होगा। लिखो, अलाउड भी लिखो, अलाउड मैं लिखवाता हूं। एक्सपेंस शैल बी अलाउड इन 24-25। expense shall be allowed in previous year 24-25 when both conditions are satisfied. Number 1, TDS must be deducted in 24-25 and TDS must be deposited either in 24-25 or up to due date of filing of return. जो लैंग्वेज आपको सिंप्लीफाइड लगे वो कर लो, और आई थिंक अलाउड वाली ज़्यादा सिंप्लीफाइड लग रही है कि भैया 24-25 का टीडीएस 24-25 में काट के या तो 24-25 में जमा करा दे या 24-25 की ड्यू डेट तक जमा करवा दे तो 24-25 में अलाउड होगा। एक बार 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न निकल गई, ये उस साल अलाउड होगा, फिर जिस साल आप जमा करवाएंगे। ठीक है जी, इस खर्चे की हेडिंग डाल देना पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। हेडिंग डाली थी मैंने या सेक्शन लिख दी थी? बस पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। कंफर्टेबल और नॉट? इसमें एक एग्जाम्पल में जहां बच्चे फंस जाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, खाली वो ले लेता हूं, बाकी तो मैंने डिटेल में आपको क्लास में कराए थे, वो देखते रहना। एक्सपेंस है 24-25 का, आप लिख रहे हो, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न मान लो ऑडिट हो रहे हैं, तो बताना अगर पता हो तो। ऑडिट होते हैं तो 31 अक्टूबर, ऑडिट नहीं होते तो बेटा 31 ऑफ जुलाई। ठीक है। टीडीएस डिडक्टेड ऑन 15 अप्रैल 2025 एंड डिपॉजिटेड ऑन 10 अक्टूबर 2025। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं बेटा, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें फंसते हैं। ये जमा तो ड्यू डेट के अंदर अंदर हो गया, लेकिन 24-25 में टीडीएस काटा ही नहीं। ये काटा कब है? खर्चा 24-25 का है तो टीडीएस भी 24-25 में कटना चाहिए था बेटा, वो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई। ये टीडीएस कटा कब है? 25-26 में। तो लो क्या है, जिस साल जमा कराएगा उस साल आपका बेटा डिडक्शन मिलेगी। 10 अक्टूबर 2025 किस साल? बच्चे को लगता है ड्यू डेट तक जब भी जमा हो जाए तो 24-25 में होगा ना, वो 24-25 में ही टीडीएस कटा होना चाहिए था बेटा। तो अगर 24-25 का टीडीएस 25-26 में डिडक्ट हो रहा है, फिर तो ड्यू डेट की रेलेवेंसी नहीं है, फिर तो लो ये है कि भैया जब जमा कराएगा उस साल। समझ आया? और अगर यही 15 मार्च 2000, एक नॉलेज के लिए, 25 को कटा होता और जमा हुआ है 10 अक्टूबर 2025 को,
तो फिर ये एक्सपेंस 24-25 में अलाउड होता। आई थिंक आ गया होगा समझ में। ठीक है बेटा, इसके बाद है पॉइंट नंबर 14, कट कॉपी पेस्ट कर दो सेक्शन 40A(IA). ये है पेमेंट टू रेजिडेंट। लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम है, ऊपर वाली मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, उसमें बस ये है 30% डिसअलाउड होता है, 70% अलाउड होता है। बाकी लैंग्वेज सेम है। जिस साल का खर्चा है उस साल टीडीएस काटो और उस साल की ड्यू डेट तक जमा करा दो तो 100% अलाउड। उसके बाद अगर जमा कराओगे 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 70% अलाउड होगा। वो डिसअलाउड वाला उस साल अलाउड होगा जिस साल आप टीडीएस डिपॉजिट कर दोगे। दोबारा लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा बेटा, बाकी लिख दो रिमेनिंग लैंग्वेज सेम एज 40AI। रिमेनिंग लैंग्वेज सेम एज 40AI। बस वहां 100% डिसअलाउड है, यहां पर क्या है बेटा 70-30% डिसअलाउड है। सर ऐसा क्यों करा? वो फिरंगी है, पेमेंट लेके इंडिया से बाहर ही बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं है, इसलिए इंडियन पार्टी को टाइटली धमका दिया कि तेरा 100% डिसअलाउड कर देंगे। इधर सामने वाली पार्टी इंडिया की है, रेजिडेंट है, इनकम टैक्स का उसके ऊपर भी कंट्रोल है, तो हमें बोल दिया भैया टीडीएस काट ले, नहीं तो 30% की चपेट पड़ेगी, 100 की नहीं 30 की, क्योंकि गवर्नमेंट सामने वाले को ट्रेस कर लेगी रेजिडेंट है। फर्स्ट वाले में नॉन रेजिडेंट था, वो इंडिया से बाहर बैठा है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए वहां पर क्या करा था 100% डिसअलाउड किया था। ठीक है, एक स्पेशल केस है इन दोनों में बेटा, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। एग्जाम में आया था ये प्रैक्टिकल। स्पेशल केस पेयर, वैभव जलान क्लासेस, ये एग्जाम्पल लिया होगा शायद क्लास में भी मैंने। पेई दीपक जैन, सर लगा देना आप, आगे दीपक जैन लिख के छोड़ दो। सर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, मुझे यहाँ से क्या मिलनी है, पेमेंट मिलनी है, दोनों पार्टी रेजिडेंट है, तो 40AI(A) लगेगा, पेमेंट टू रेजिडेंट वाला लगेगा। तो पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, मैं अपनी सर्विसेज आपको नहीं दे रहा हूँ, वैभव जलान क्लासेस को, बिल उनके नाम जनरेट करूंगा मैं, आपके नाम नहीं। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ सर्विस 10 लाख ले लो, चलो। इसका टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटता है? शुक्र है, प्रोफेशनल सर्विसेज सारी कहां पर आती है? 194(J). रेट ऑफ टीडीएस 10%। तो टीडीएस डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 194(J) एट द रेट ऑफ 10%। क्या लो था? अगर डायग्राम से कुछ याद आ रहा हो तो, जलान साहब के ऊपर ऑब्लिगेशन है 10% काट के बेटा, वो मेरे को टीडीएस पे 10% टीडीएस काट के, वो बाकी 9 लाख मुझे क्या करेंगे साहब? पे करेंगे। अगर जलान साहब ने टीडीएस नहीं काटा तो वो असेसिन डिफॉल्ट मान लिए जाएंगे। अगर जलान साहब ने टीडीएस नहीं काटा तो वो असेसिन डिफॉल्ट मान लिए जाएंगे। पर एक कंडीशन बताई थी बेटा, फॉलोइंग कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो वो असेसिन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? दीपक जैन इस इनकम को अपनी इनकम के अंदर कंसीडर करेगा। दीपक जैन इस 10 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। दीपक जैन अपनी रिटर्न ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा करा देगा। नंबर 4, वैभव जलान क्लासेस अपने सीए से सर्टिफिकेट लेंगे कि दीपक जैन प्रोविजन ये कंप्लाई कर चुका है। पढ़ा था ना ऐसा, इस टाइप का कुछ ड्रामा। पेयर इस इनकम को अपनी रिटर्न में शो करेगा। पेयर इस इनकम के ऊपर एप्रोप्रिएट टैक्स जो बनता है वो जमा करवा देगा। पेयर नहीं, सॉरी, पेई दीपक जैन। नंबर 3, पेई अपनी रिटर्न क्या कर देगा? टाइम से फाइल कर देगा। और ये सारे प्रोविजन कंप्लाई हो गए। वैभव जलान क्लासेस ये गवर्नमेंट को बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? वो अपने सीए से सर्टिफिकेट लेंगे कि पेई ये सारे प्रोविजन कंप्लाई कर चुके हैं, तो वैभव जलान क्लासेस असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। टीडीएस ना भी काटें, असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा भाई? थ्योरेटिकल तो याद हो गया।
दीपक जैन ने इनकम कंसीडर कर ली, टैक्स जमा करा दिया, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दी, तो वैभव जलान क्लासेस ने सीए से सर्टिफिकेट ले लिया, तो जलान साहब क्या नहीं माने जाएंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। थ्योरी तो याद हो जाती है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करें? नहीं, ऑल एक्सपेंस नहीं नालायक। 24-25 में 30% जलान साहब को डिसअलाउड होगा, अलाउड होगा अगले साल जब मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा। ये मत बोल देना इंटायर 100% अलाउड, वही 70-30 तो होगा, 70 अलाउड 30% डिसअलाउड। फिर जलान साहब वेट एंड वॉच, वेट करो दीपक जैन अपनी रिटर्न में शो कर रहा है नहीं कर रहा है, टैक्स जमा करा रहा है नहीं करा रहा है, सीए से सर्टिफिकेट लो, अगर सब कुछ ठीक है तो अगले साल क्या हो जाएगा, उनको 30% की डिडक्शन मिल जाएगी जो पिछले साल डिसअलाउड हुआ था। सर एक बार दोबारा जरा बोलना आराम आराम से। जलान साहब ने इस पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटा तो होगा क्या? बेइज्जती हो गई। जलान साहब ने, लो की लैंग्वेज मत यूज करो, जलान साहब ने 10 लाख के ऊपर टीडीएस नहीं काटा तो जलान साहब को ये 70% 7 लाख अलाउड होगा, 30% 3 लाख डिस अलाउड हो जाएगा। खत्म। नाउ वेट एंड वॉच, ईयर खत्म होने दो, अब जैन साहब के बेटा वेट करें। अगर जैन साहब ये इनकम को अपनी रिटर्न में शो कर देते हैं, 10 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो जमा करा देते हैं, रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल हो जाती है, और बेटा सीए सर्टिफिकेट मैं नहीं, जलान साहब अपने सीए से लेंगे कि जैन साहब ये कंडीशन कंप्लाई कर चुके हैं। अगर ये चारों पॉइंट सेटिस्फाइड है तो जो 30% पिछले साल डिस अलाउड हुआ था वो इस साल क्या हो जाएगा साहब, अलाउड हो जाएगा। एग्जाम में आया था ये? अरे तुम्हें एग्जाम दिए बैठे हो, तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ सर एक बात बताओ, फिर जलान साहब के ऊपर कोई और ऑब्लिगेशन भी आएगी क्या? हाँ, इंटरेस्ट लगेगा जो टीडीएस नहीं काटा। अरे ऐसा तो हर कोई बैठ जाएगा कि 30% अलाउड और फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे जैन साहब फाइल कर देना, हम तो टीडीएस नहीं काटा। आप क्या कर देना साहब, टीडीएस आराम से अपनी इनकम में शो करो और प्रॉपर इनकम टैक्स जमा करवा दो। ओ एसएससी इन डिफॉल्ट बेटा इंटरेस्ट का मीटर चालू रहता है, समरी में डाल रखा है मैंने, ठीक है? तो आप प्रॉपर आंसर लिखो, वीजीसी नॉट डिडक्टेड टीडीएस। वीजेसी नॉट डिडक्टेड टीडीएस। तो क्या होगा भाई 24-25 में क्या होगा, 70% अलाउड, 30% डिसअलाउड, और लिख दो रिमेनिंग 30% शैल बी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर subject to satisfaction of following condition. Remaining 30% next year subject to satisfaction of following condition. Condition लिख दो, pay must consider such income, pay must pay income tax on such income, pay file return on or before due date of filing of return, payer must obtain a CA certificate that all condition have been complied with. दीपक जैन इस इनकम को अपनी इनकम में शो करेगा, दीपक जैन इस इनकम के ऊपर टैक्स जमा कराएगा, दीपक जैन अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देगा, वैभव जलान क्लासेस अपने सीए से सर्टिफिकेट लेंगे कि जैन साहब ये तीनों कंडीशन कंप्लाई कर चुके हैं। और ये दोनों पे लगता है 40AI और 40AIA, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पे भी लगता है और पेमेंट टू रेजिडेंट पे भी लगता है। ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज से लिख लो, बाकी समरी तो मैंने डाल रखी है, दिखा देता हूं।
एक मिनट बेटा, चलो क्या कह रहा था, भूल गया यार। समराइज प्रोविजन देख लेना, डाल रखे हैं ये, ठीक है जी। इधर आओ, एक ये लास्ट सेक्शन है 43B। 7 खर्चे ऐसे हैं जो पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। अगर मर्केंटाइल सिस्टम से भी आप क्यों ना चल रहे हों, 7 खर्चे ऐसे हैं जो पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, जिस साल का खर्चा है या तो उस साल कर दो, या उस साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक खर्चा कर दो तो अलाउड हो जाएगा। अदरवाइज ये उस साल अलाउड होगा जिस साल आप एक्चुअल में खर्च करेंगे। सेक्शन 43B, 7 खर्चे बेटा पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं। ऐसे बोल दो, पेड बेसिस पे अलाउड है, पेबल बेसिस पे अलाउड नहीं है। ऑल दो मर्केंटाइल क्या बोलता है, पेबल बेसिस पे खर्चे क्लेम कर लो, पर 7 खर्चे पेड बेसिस पे अलाउड होंगे, पेबल बेसिस पे नहीं। सर कब तक पे करें, या तो 24-25 का खर्चा 24-25 में पे कर दो, या 24-25 की बेटा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दो, तो 24-25 में अलाउड होगा। अदरवाइज उस साल अलाउड होगा जिस साल आप खर्चा एक्चुअल में पे करेंगे। एक बार खर्चों के नाम याद करो, फिर समझाता हूं बेटा। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ये वो टैक्स है जो इनकम जो अलाउड होते हैं बेटा, जो है डिसअलाउड उनकी बात नहीं कर रहा है। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी 24-25 का है, 24-25 में दे दो, या 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक दे दो। नंबर 2 बेटा बोनस और कमीशन 24-25 में दे दो, या 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दो। इसके बाद बेटा इंटरेस्ट, छोटा छोटा करके तीसरा और चौथा, इंटरेस्ट आप जिसको भी पे कर रहे हैं सब्जेक्ट टू 43B ड्यू डेट तक पे कर देना, तो सेम ईयर में अलाउड होगा। ड्यू डेट के बाद पे करोगे तो जिस साल पे करोगे उस साल अलाउड होगा। पहला टैक्स ड्यूटी सेस फी, दूसरा बोनस कमीशन, तीसरा बेटा तीसरा और चौथा इकट्ठा कर लो इंटरेस्ट। देन इसके बाद बेटा लिव सैलरी, इतना सारा पढ़ेंगे 5 का, छोटा करके क्या है लिव सैलरी। छठा बेटा आपका कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय क्यों नहीं है, वो तो वैसे ही अगले महीने की ड्यू डेट तक जमा कराना था, नहीं तो इनकम मान रखी थी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। रिवाइज करो, कौन कौन सी पेमेंट करनी ही करनी है। नंबर 1 टैक्स ड्यूटी सेस फी, तभी डिडक्शन मिलेगी। नंबर 2 बोनस और कमीशन। नंबर 3 बेटा आपका इंटरेस्ट। नंबर 4 लिव सैलरी। नंबर 5 प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड या कोई भी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट इसके बाद बेटा अगर आप, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, नहीं हैगा 7वां, इंडियन रेलवे की असेट यूज करते हैं, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे डिडक्शन नहीं है। कब तक पे करना है, ड्यू डेट तक, या तो उसी साल या उस साल की ड्यू डेट तक, तो सेम ईयर में अलाउड होगा। एक बार ड्यू डेट निकल गई ये उस साल अलाउड होगा जिस साल आप एक्चुअल में खर्च करेंगे। ये है क्रक्स बेटा पीजीबीपी का। अब बचा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, ADA, AE। पर मैंने एक फुल फ्लेजिड क्वेश्चन बना रखा है बहुत बड़ा, एक वो करवा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है। 15 नंबर का पहला क्वेश्चन यही होता है पीजीबीपी बेटा, उसके हिसाब से जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो 30 नंबर का बनेगा। प्रैक्टिस के लिए बना रखा है, मैक्सिमम परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। आज मैं ये एक क्वेश्चन करा देता हूं। ये अब आप भर लोगे ना, ये मैंने लिखवा दी नेगेटिव लिस्ट, या करवाऊं जल्दी से अलाउड डिसअलाउड, एक बार तेजी से देख लो चलो, क्योंकि ब्लैंक है ना यार, नहीं तो क्वेरी आ जाएगी। इलीगल एक्सपेंस जल्दी से, डिसअलाउड का मतलब मैं काट रहा हूं, अलाउड का मतलब टिक कर दूंगा, ठीक है जी। एक्सपेंसेस विच आर पर्सनल इन नेचर disallowed. Interest on loan for working capital used in business allowed subject to 43B, अभी पढ़ाया, पेमेंट कर देना।
ड्यू डेट तक पेमेंट कर देना। आगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, पर्सनल खर्चा कोई अलाउड नहीं है। दिवाली एक्सपेंस, न्यू ईयर एक्सपेंस, मुहूर्त एक्सपेंस, कोई पढ़ाना भूल भी जाऊंगा और एग्जाम में आ जाए, वो सब ये घर की दिवाली नहीं जो ऑफिस में दिवाली मनती है, ये वो दिवाली है भाई। हाँ, दिवाली एक्सपेंस, न्यू ईयर एक्सपेंस अलाउड। प्रीमियम पेड फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड। प्रीमियम पेड फॉर पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट अलाउड। पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड। नहीं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली तो अलाउड होती है, अलाउड, सॉरी। वायलेशन ऑफ लॉ, चपेट। आपका बेटा बिजनेस रिलेटेड एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन न्यूज़पेपर नॉट अलाउड। पीजीबीपी में, एटीजीजीसी में मिलेगा। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर अलाउड। सीएसआर, डिविडेंड, any type of reserve provision not allowed. Income tax paid payable not allowed. Interest paid on late payment of income tax, income tax भी allowed नहीं है, उसका interest भी allowed नहीं है। Interest on loan taken for payment of tax not allowed. Penalty under income tax act not allowed. Indemnity for breach of contract allowed. Training expense on employee allowed. कुछ भी पूछ ले यार, मुझे क्या पता एग्जाम में क्या आएगा, बिजनेस से कनेक्टेड है जी। ट्रेनिंग एक्सपेंस, लीगल एंड कंप्लायंस एक्सपेंस, ऑडिट फी, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अलाउड सब्जेक्ट टू 43B, टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड। आखिरी वाला अलाउड। चलो जी, एक ये भी करो यार, क्यों छोड़ें इसको। खर्चा किस साल अलाउड होगा? ये 25-26 का कॉपी हो गया मुझसे, आप 25-26 मान लेना, एक साल पीछे हो जाना अपने आप, ठीक है ना बेटा। खर्चा किस साल का है? एक बार पहले खर्चा देखो। पेयर इंडियन कंपनी, पेई है फॉरेन कंपनी, पेमेंट अदर देन सैलरी, डेट ऑफ पेमेंट है बेटा, पेमेंट कर दी हमने 5 अगस्त 2025, 25-26 का खर्चा होगा। डेट ऑफ एक्सपेंस भी यही मान लेना, डलना रह गया। 5 अगस्त 2025, पेमेंट इसी दिन हो गई। टीडीएस कब काटा? 5 अगस्त 2025, 25-26 में। जमा कब हुआ? 7 जुलाई 2025, 25-26 को। किस साल अलाउड होगा? 5 अगस्त 2025, 15 दिसंबर 2025, किस साल? 15 नवंबर 2025, 14 मार्च 2025, 26 पाएगा ही, अगला साल 26 पड़ेगा ना, तो 25-26 किस साल? 25-26, 10 फरवरी 2026, 25-26, 10 अप्रैल 2026। ईयर तो 26-27 है, पर ड्यू डेट के अंदर अंदर। ईयर तो 26-27 है, पर ड्यू डेट के अंदर अंदर। किस साल? 25-26। 15 मार्च 2026, 25-26। 15 अक्टूबर 2026, ईयर तो 26-27 है, बट ड्यू डेट के अंदर अंदर। क्या हो जाएगा? समझ आ गया? नेक्स्ट बेटा, 15 मार्च 2026, 25-26, 15 नवंबर 2026, 26-27 और ड्यू डेट के बाद है, तो 26-27 में अलाउड होगा, 25-26 में डिसअलाउड हो जाएगा, 26-27 में अलाउड होगा। समझ आ रहा है? आगे देखो, 15 मार्च 2026, 15 नवंबर 2028, क्या हो गया भाई? 10 अप्रैल 2026 कटना था 25-26 में, नालायक ने टीडीएस काटा है 26-27 में। अब जिस साल जमा होगा उस साल अलाउड होगा। ड्यू डेट चेक नहीं करनी, ड्यू डेट चेक नहीं करनी। ये वाला, ये वाला इस साल, हो जाएगा। ये है मेन क्वेश्चन बेटा, इतने बड़े आते नहीं है एग्जाम में,
ये आ गया तो 50 नंबर में ये आएगा। ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ कि ये भी इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। ये पीजीबीपी इनकम बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ पांचों हेड की इनकम निकाल देंगे अपन। क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? सॉफ्ट कॉपी कह रहा रजिस्टर है। तू बेटा ब्रेक ले, ऐसा ना मुझे बार बार क्वेश्चन पे आना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बार बार स्क्रीन पलटनी पड़ेगी। टाइम देखते हैं बेटा 3:34, 1 घंटे में निपट जाना चाहिए। सर एग्जाम में फिर इतने बड़े नहीं आते, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए है ये। सॉफ्ट कॉपी नहीं है बेटा, आपकी पहली क्लास है, एक नंबर दे रहा हूँ, क्लास के बाद ले लेना किसी से, उस पर व्हाट्सएप कर देना, सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। तो अभी तो सामने स्क्रीन पे देखती रहे बेटा। अब जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है, एग्जाम में ऐसे ऐसे P&L दे रखा होगा, ऐसे ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। सबसे पहले शुरू हो जाना नेट प्रॉफिट एज पर P&L। अब यार बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा, पहले इसको स्मॉल कर लेता हूं। चलो जी, सबसे पहले मैं बिजनेस इनकम निकाल रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ, लिखो जल्दी जल्दी, बिजनेस इनकम। नेट प्रॉफिट एज पर P&L। सर एग्जाम में भी ऐसे ही करना है? हाँ, उसी के लिए पढ़ा रहा हूं। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,20,00,000। इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। एड या लेस एडजस्टमेंट। तरीका वही फॉलो करना जो सिखा रहा हूं। एग्जाम में हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होना, वो छोटी होती है। हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना, वो साइड छोटी होती है। एक एक इंफॉर्मेशन को पहले स्कैन कर जाओ। क्रेडिट साइड में क्वेश्चन पेपर पे स्कैन कर लेना कि कौन से हेड की आइटम है। ठीक है जी, तो पहले हम स्कैन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। सेल्स का लेना देना पीजीबीपी से है, क्लोजिंग स्टॉक का लेना देना पीजीबीपी से है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एक्सपोर्ट इंसेंटिव है पीजीबीपी से है, P4 स्टैंड्स फॉर पीजीबीपी। ठीक है जी, इसके बाद बेटा डिविडेंड इनकम अदर सोर्स की आइटम है, पीजीबीपी की नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अदर सोर्स की आइटम है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इनकम ही नहीं है। अरे यार, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इनकम ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, मतलब इनकम नहीं है, होगा क्या वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है जी, इनकम नहीं है। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लेट रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इनकम है, अदर सोर्स की है पर। ठीक है जी, आगे चलो। रिकवरी ऑफ बैड डेट अर्लियर, तो पहले डिडक्शन नहीं मिली तो पहले टैक्सेबल हो चुका होगा। अब करंट ईयर में ये इनकम ही नहीं है। 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जो इनकम ही नहीं है, एक ये और एक ये। ठीक है जी, नेक्स्ट कंपनसेशन रिसीव ऑन एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 10 क्लॉज 34 में एग्जाम्प्ट होता है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर करी है, उसका कंपनसेशन जो होता है 1038 में एग्जाम्प्ट। तो ये क्या चीज़ है भाई? एग्जाम्प्टेड इनकम। सेक्शन याद ही नहीं होगी, 1037 था। ठीक है भाई, कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा। रेंट रिसीव फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। स्कैन हो गया। हमें हेड पता चल गए, एग्जाम में क्वेश्चन में कर लेना ऐसे, जो 15 मिनट मिलती है। अब तरीका क्या होता है, एक एक आइटम पकड़ो और नीचे एडजस्टमेंट में ढूंढो, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। सेल नीचे ढूंढो, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। सेल 5 लाख की ऐसी है जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, और सेल्स रिटर्न 2 लाख की रिकॉर्ड करना भूल गए। मुंशी जी नालायक है, सीए इसके नालायक होंगे आपके जैसे बेटा, वो रिकॉर्ड करना ही भूल गया, नालायक, छुट्टी पे होगा। 5 लाख की तो सेल रिकॉर्ड नहीं करी, 2 लाख की सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करी। अब इसका इंपैक्ट सोचो जरा जल्दी से। सेल्स रिकॉर्ड कर, अरे नेट मत करनी और कंफ्यूज हो जाएगा भाई, तो अलग अलग लेके चल।
सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी, क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या करूं? ऐड। जल्दी लिखो, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड कितनी? 5 लाख। 2 लाख की सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना भूल गया मुंशी जी, नालायक। रिकॉर्ड करता तो क्रेडिट साइड कम होती, क्रेडिट की साइड कम होती तो प्रॉफिट कम होता, पर रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब कर दो। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? कम होगा प्रॉफिट। सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। सर हम ना रट लेंगे कि सेल्स नॉट रिकॉर्डेड को ऐड करते हैं, सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड को माइनस करते हैं, रट ही नहीं सकते। मुझे क्या पता एग्जाम में क्या आएगा? वो परचेज बोल देगा, परचेज रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है। प्रॉफिट में इंपैक्ट सोचते रहो बस, और कुछ नहीं करना। ओके रिपोर्ट। इसमें कोई कितना था ये अमाउंट? ब्रैकेट लगा देना, नहीं आंसर टैली नहीं होगा। ठीक है, चलो जी अगली आइटम पढ़ो जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे ढूंढो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, दोनों ही हैं, पर मैं तो क्लोजिंग स्टॉक देख रहा हूं। ओपनिंग को यही मत लेना, जब एक साइड पकड़ ली तो उसी को निपटाना। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 45 लाख। स्क्रीन पे ध्यान दो। 45 लाख अपने आप में 90% है। वट वुड बी 100%? 1 मिनट रुक जाओ। 50। क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 50, मुंशी जी ने दिखाया कितना? 45। क्रेडिट साइड 5 लाख से कम दिखाई, इसका मतलब प्रॉफिट कम चल रहा होगा। अब रेक्टिफाई करने के लिए ऐड कर दो। क्या लिखूं? ऐड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। सर कोई फॉर्मेट दे दो ना। अरे क्या फॉर्मेट बनेगा एग्जाम में, क्या पता ओवर वैल्यू आ जाए। प्रॉफिट पे सोचते रहो इंपैक्ट। सर अब कैसे निकालें, आप ध्यान दो। 45 लाख अपने आप में 90 है, वट वुड बी 10 कर देना, सीधा 5 आ जाएगा। मैथमेटिक्स के महापंडित तो आप, आर्यभट्ट के बाद आप ही का नाम है। वो पहले 100%, अरे पहले 100% करोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे, सीधा 10 कर दो ना। 5 लाख ऐड कर दो। सर ओपनिंग स्टॉक भी लगे हाथ निपटा दो ना, मत करना, आदत गंदी मत डालना। जिस एक साइड से शुरू हुए हो उसको निपटाते रहो। ठीक है जी। सर ओपनिंग स्टॉक मैं देखूंगा ना, मना थोड़ी ना कर रहा हूं, जब डेबिट साइड में आएगा जब देखेंगे। क्रेडिट साइड पे चलो, अगली आइटम बोलो जल्दी जल्दी। सर इंपोर्ट लाइसेंस बिजनेस इनकम है और ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है। क्रेडिट साइड में होने का मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है, कुछ मत करना, ऑलरेडी प्रॉफिट में ये एडजस्ट है। अगली आइटम बोलो। डिविडेंड इनकम अदर सोर्स की इनकम है, पर इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, माइनस कर दो डिविडेंड इनकम। सर इनकम तो है ना, पीजीबीपी की नहीं है, लूंगा इसको, अदर सोर्स में लूंगा, तो यहां से तो माइनस करो ना। कितनी थी? 18 लाख। ब्रैकेट में नॉन बिजनेस इनकम, माइनस क्यों करी है? नॉन बिजनेस इनकम। अगली आइटम बोलो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, माइनस करो भाई, अदर सोर्स की इनकम है। नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम। 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलो कितना था? वो लेस का ब्रैकेट यार, आंसर ही टैली नहीं होंगे हमारे। 2 लाख। सर माइनस क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, हम पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हैं, तो हम फिल्टर कर रहे हैं, छलनी लगा रखी है हमने। हम बाकी आइटम को निकाल के बाहर फेंक देंगे, जो बचेगा वो पीजीबीपी बचेगा। अरे एक्चुअल में सही बोल रहा हूँ मैं, कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड ये तो होता है। कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड सीधा पकड़ लो, इनडायरेक्ट मेथड छलनी लगा दो, फिल्टर, निकल निकल के इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी बाहर गिर जाएगी, जो बचेगा वो ऑपरेटिंग बचेगा। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम हाँ करो। हाँ सर ठीक है, तो मैं वो फिल्टर कर रहा हूँ, मैं उसको P&L को, खाली पीजीबीपी पकड़ रहा हूँ इसमें। आगे बोलो। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम ही नहीं है, पर इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ओ भाई तुम ब्रैकेट में लिखो, ये इनकम ही नहीं है। कितनी? 4 लाख। आगे बोलो। इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है? ये इनकम है पर अदर सोर्स की है, तो यहां से तो माइनस करो।
इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ऑनलाइन वालों बेटा कुछ टाइप तो करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अमाउंट बोलो ना। 30। ठीक है, अगले आइटम बोलो। रिकवरी ऑफ बैड डेट अर्लियर नॉट अलाउड। तो ये इनकम नहीं है भैया, पर इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेस करो। रिकवरी ऑफ बैड डेट। अच्छा, क्रेडिट साइड आइटम वाली माइनस होती हैं, कुछ रट मत लेना। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो बोलो, रिकवरी ऑफ बैड डेट 1 लाख। कंपनसेशन रिसीव, ये भी एग्जम्प्टेड इनकम है, माइनस करो। कंपनसेशन रिसीव, अरे बोलो, 20 लाख। और फिर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट था, वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा 8 लाख। क्रेडिट साइड पूरी हो गई। एग्जाम में इतनी सारी आइटम नहीं होती, क्रेडिट साइड में मैक्सिमम 3 या 4। अब तो आप भी एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हो, चेक कर लेना। मैक्सिमम 3 या 4 आइटम होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना हमेशा बेटा, और उसी के पीछे पड़े रहना जब तक वो सीप ना हो जाए। अब डेबिट साइड पे चलो। पहले यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत हो या किसी को रिपीट करना हो। डेबिट साइड में परचेज बिजनेस से कनेक्टेड है, एडजस्टमेंट देख लो बस, कोई है तो ठीक है, नहीं तो 8 लाख की परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए मुंशी जी, और 6 लाख की परचेज रिटर्न। तो परचेज अगर रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट आपका घटेगा, परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा। तो कर दो जी लेस, परचेज नॉट रिकॉर्डेड कितनी? 8 लाख। सर नेट कर दें क्या? मत करना नेट, कंफ्यूजन हो जाएगी। और फिर परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना भूल गए, रिटर्न रिकॉर्ड करते तो हमारी क्या हो जाती है बेटा? पहले क्या था? परचेज नॉट रिकॉर्डेड, दूसरा परचेज रिटर्न। क्या इंपैक्ट हुआ होगा ये सोचो। परचेज हमने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करी, अगर परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर देते तो उसके कारण क्या हो जाता बेटा? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए एड बैक, परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 6 लाख। ठीक है जी, डेबिट साइड की पहली आइटम हुई आपका क्या था? परचेजेज। ओपनिंग स्टॉक 10% से अंडर वैल्यू है, उसको यही समझाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है कितना? 27 लाख। 27 लाख अपने आप में 90% है, वट वुड बी 10? 30 लाख ना लायक, वट वुड बी 100 कर दो ना, वट वुड बी 100%? 30 लाख। खर्चा दिखाना था 30, दिखाया 27। खर्चा मतलब डेबिट साइड, दिखाना था 30, दिखाया 27। खर्चा कम दिखाया, इसका मतलब प्रॉफिट क्या चल रहा होगा? ज़्यादा। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए लेस, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। 27 लाख अपने आप में 90 है, व्हाट वुड बी 10? 3 लाख। ठीक है जी, आगे चलो। पेटेंट 1 नवंबर 2025 को एक्वायर किया, नालायक ने पेटेंट ही डेबिट कर दिया। डेबिट क्या होना चाह? डेप्रीशिएशन। तो अब क्या करें? 25 कितना है? 13 लाख को ऐड कर दो, और इसका जो डेप्रीशिएशन बनेगा वो माइनस कर दो। पहले गलती समझ में आ रही है? चलो जी आ रही है तो फिर कर दो। ऐड पेटेंट डेबिटेड इन P&L। अमाउंट बोलो, 13 लाख लेस डेप्रीशिएशन ऑन पेटेंट। नवंबर में है ये, 180 दिन से कम पुट टू यूज है। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 25% है, आधा हो जाएगा 12.5। 1
62,500 का डेप्रीसिएशन। मुंशी जी गलतियां ही गलतियां कर रहे हैं इसमें बेटा। पेटेंट ही डेबिट कर दिया हीरे ने, नालायक। ओके रिपोर्ट, आगे पढ़ो जी। रेंट पेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का रेंट है भाई, अलाउड होगा। ऐड करूं लेस करूं? कुछ भी नहीं, ऑलरेडी एडजस्टेड है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये लोन क्या है समझ में नहीं आ रहा, इन्फॉर्मेशन पाएगी पक्का। कुछ नहीं बोल रहा, बिजनेस लोन है, पर्सनल है, क्या है। नहीं होगा तो बेटा फिर एजम्पशन लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 25% किसके रिगार्डिंग है? हाउस प्रॉपर्टी वाला। तो 75% किसके रिगार्डिंग होगा? बिजनेस वाला। तो जो 25% है वो डिसअलाउड होगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। तो ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट रिलेटेड टू नोएडा प्रॉपर्टी। टोटल कितना इंटरेस्ट था? टोटल बोलना। 2 लाख, 16 लाख। उसका नोएडा से रिलेटेड 25%, 4 लाख। तो बाकी 75% बिजनेस से कनेक्टेड होगा। ठीक है भाई, आगे बोलो। एडजस्टमेंट भी देखते रहना। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और 8th वाले में पीजीबीपी की तो हो गई। 25% याद रखना, माइनस करूंगा जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालूंगा। अभी तो मैं पीजीबीपी निकाल रहा हूँ। चलो जी आगे चलो। कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च 25 लाख, क्या हो जाएगा बेटा? सारा का सारा अलाउड होगा। ठीक है जी, मान के चल रहे हैं लैंड का नहीं है, एडजस्टमेंट है इसकी। ए मेरे राम, हाँ मेरे को भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। एक एक खर्चा और नीचे एडजस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च 5 लाख किसके रिगार्डिंग? तो ये 5 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। क्या होगा भाई? ऐड एक्सपेंसेस टुवर्ड्स लैंड फॉर इन हाउस रिसर्च 5 लाख। पूरा पीजीबीपी रिवाइज हो जाएगा इसमें। चलो जी फिर वापस चलो। इसके बाद है डोनेशन टू एक्स लिमिटेड फॉर कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड नहीं है, तो डिस अलाउड। डिस अलाउड है तो खर्चा एड बैक। 100% तभी मिलता ना जब अप्रूव होता, अनअप्रूव्ड है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एड डोनेशन टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अमाउंट बोलो। 2 लाख। डेप्रीशिएशन, अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो ठीक है, नहीं तो मान के चलेंगे सारा इनकम टैक्स के हिसाब से है, पर पक्का कुछ ना कुछ पाएगा। डेप्रीशिएशन पेटेंट के अलावा इनकम टैक्स के हिसाब से 22 लाख बन रहा है। बुक्स में कितना है? 20 लाख। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है? 22 लाख। तो बुक्स वाला ऐड कर दो, इनकम टैक्स वाला माइनस कर लो। भाई इनकम टैक्स के हिसाब या 2 लाख को एडजस्ट कर सकते हैं बेटा, पर शॉर्टकट मत लो। 20 लाख ये एज पर बुक्स है, इनकम टैक्स के हिसाब से 22 लाख है। स्मार्ट स्टडी तो ये कह रही है कि माइनस 2 लाख एक्स्ट्रा और कर लो, या 20 लाख को ऐड कर लो एज पर बुक्स, 22 लाख को माइनस कर लो, फिगर अपने आप सेट हो जाएगी। तो ऐड डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स कितना? 20 लाख लेस डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 22 लाख। ठीक है, चलो जी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन तभी मिलती है जब ये ड्यू डेट तक जमा करवा दे एम्प्लॉयर वाला। 43B कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो मान के चलेंगे भैया ड्यू डेट तक जमा हो गया होगा। जल्दी पढ़ो। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान के चल रहे हैं ये ड्यू डेट तक जमा हो चुका होगा। ठीक है जी,
अलाउड है। एक्सपेंसेस पेबल ऑन वीआरएस, ये बताना। पेबल तो पहले ऐड करो, फिर जो पे करा होगा उसकी 5 इंस्टॉलमेंट। पेबल बेसिस पे थोड़ी ना है, पेड बेसिस पे डिडक्शन है। तो पहले तो 10 लाख को ऐड करो, ऐड वीआरएस पेबल। ऐड इसलिए करा है, डिडक्शन पेड बेसिस पे है। कितना था? 10 लाख। इंफॉर्मेशन में ढूंढना कुछ पे कर रखा है? इंफॉर्मेशन में ढूंढो कुछ पे कर रखा है। 6 लाख पे करा है बेटा। 6 लाख पूरा अलाउड नहीं होगा, 5 इंस्टॉलमेंट तो लेस 1/5 ऑफ वीआरएस पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस पे देख लो कोई दिक्कत हो तो। पूरा 6 लाख माइनस मत कर देना बेटा, 1/5। ठीक है बच्चे? कहाँ तक पहुँच गया मैं? वीआरएस एक्सपेंस, रिवेन्यू एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। चेक करो ये एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है कंपनी है? ये खर्चा केवल कंपनी को अलाउड होता है। फैमिली प्लानिंग वाला खर्चा केवल कंपनी को अलाउड होता है। ये इंडिविजुअल है, सिलेबस में भी आपके इंडिविजुअल है, खर्चा डिसअलाउड। 80G में जाके डिडक्शन मिलेगी। एड एक्सपेंसेस फॉर फैमिली प्लानिंग। सर आपने तो पढ़ाया था अलाउड होता है बेटा कंपनी के लिए। हाउ मच? अरे पूरा तो है, अमाउंट कितना है? 8 लाख। ओके आगे बोलो भाई। रिवेन्यू एक्सपेंस इन, तो हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, किसी भी टाइप का प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं है। अमाउंट बोलो। 12 लाख। अगला खर्चा बोलो क्या था? बैड डेट। प्रोविजन तो कोई भी अलाउड नहीं है। हाउ मच? म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो अपने आप बोलेगा भाई, क्योंकि हाउस के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, पर्सनल वाला हाउस। 10% नोएडा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से। तो बाकी किसके रिगार्डिंग होंगे? पीजीबीपी के रिगार्डिंग। तो 10% डिसअलाउड कर दो। म्यूनिसिपल टैक्सेस 8 लाख, उसका 10%। ऐड म्यूनिसिपल टैक्सेस रिलेटेड टू नोएडा प्रॉपर्टी, 8 लाख का 10%। आगे बढ़ो। अदर एक्सपेंस, वो बोलेगा भाई अपने आप, नहीं तो सारे बिजनेस से रिलेटेड मान लेना। कोई है इंफॉर्मेशन? अदर एक्सपेंस कोई इंफॉर्मेशन नहीं? वो तो अलग से है ना बेटा, वो अलग से है। कोई नहीं है। एज्यूम कर रहा हूँ बेटा सारे बिजनेस से कनेक्टेड है। एज्यूम ऑल कनेक्टेड विद बिजनेस। बोनस पेबल टू एम्प्लॉय 43B, ड्यू डेट तक पे कर देना। ड्यू डेट तक कितने पे हुए हैं ढूंढो, कहाँ पर है एडजस्टमेंट? 3 लाख पे करें ड्यू डेट तक, तो 3 लाख अलाउड होगा, बाकी वाला डिसअलाउड होगा। टोटल कितना है? 430। तो ऐड बोनस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B। कितना? नहीं 430 तो टोटल है ना, उसमें से ड्यू 130 ही तो आएगा। ड्यू डेट तक जो जमा नहीं हुआ, ड्यू डेट तक जो पे नहीं किया। इसके बाद प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस बेटा साइलेंट है, तो सारा बिजनेस से रिलेटेड कुछ है क्या? कुछ नज़र नहीं आ रहा। 12 कहाँ पर है? प्रोफेशनल सर्विसेज पे टीडीएस तो काट लिया सेम ईयर में, पर ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, बोलना 30% डिसअलाउड हो जाएगा। ऐड 30% ऑफ प्रोफेशनल सर्विस एज टीडीएस प्रोविजन नॉट
कंप्लाइड। टोटल कितना खर्चा था? टोटल 5 लाख का कितना परसेंट? 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 5 लाख का 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन नहीं। ये उस साल अलाउड होगा जब टीडीएस जमा होगा। ठीक है जी, डेबिट साइड पूरी हो गई। अब पढ़ा जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। बस एग्जाम में ऐसे चलना है, क्रेडिट साइड उसकी इन्फॉर्मेशन, डेबिट साइड उसकी इन्फॉर्मेशन। अब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर कोई बच गई हो, अब देखते हैं वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट कंप्लीटली वाइंड अप, दूसरी एडजस्टमेंट कंप्लीटली वाइंड अप, तीसरी एडजस्टमेंट कंप्लीटली वाइंड अप, चौथी 5 लाख का खर्चा हुआ पॉलिटिकल, 5 लाख का एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ, जिसमें से 2 लाख पॉलिटिकल पार्टी में है, और ये खर्चा P&L में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो पहले तो ये बताओ कितना एक्सपेंस अलाउड होगा? 3 लाख। रिकॉर्ड करना भूल गए, अब रिकॉर्ड कर दो, इसके कारण इनकम कम हो जाएगी। तो लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड इन P&L कितना? बहुत बढ़िया। ये एडजस्टमेंट समझ में आई? गुड। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एक एलसीडी मिला है, क्योंकि उसने सेल्स टारगेट को अचीव करा था। एलसीडी की वैल्यू है बेटा 50,000। क्या चीज़ है ये? बिजनेस इनकम, एनी बेनिफिट और परक्विजिट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी, क्या कर दें? एड बैक, एड बिजनेस परक्विजिट या बेनिफिट, एलसीडी सेक्शन 28 बिजनेस इनकम है बेटा। आगे चलो जी। इसके बाद हमने ले लिया बेटा डेप्रिसिएशन हो गया हमारा जी, वीआरएस भी हो गया, इंटरेस्ट का पीजीबीपी के रिगार्डिंग हो गया, हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ले लेंगे, कैपिटल एक्सपेंस हो गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, बाकी जो बचेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में, बोनस वाला भी हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया। 13, 1 लाख की परचेजेस करी हैं, पेमेंट कैश में कर दी, 48 डिसअलाउड, तो ऐड कैश परचेजेस डिसअलाउड। 1 लाख कैश परचेजेस डिसअलाउड। मेकिंग सेंस? गुड। नेक्स्ट, इसके बाद भाई परचेज अमाउंटिंग ₹2 लाख अपने एक रिलेटिव से ली है। फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा आपकी 1,40,000। ये ऑलरेडी 2 करोड़ के अंदर है। ठीक है जी, क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा? 1,40 अलाउड होगा, 60,000 डिसअलाउड होगा। जो डिसअलाउड होगा एड पेमेंट इन एक्सेस ऑफ FMV। हाउ मच? दस अप्रैल 2025 को उसने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी 30 लाख की, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख, और 22 दिसंबर को ये बेच दी। तो ये तो कैपिटल गेन की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है, कैपिटल गेन में देखेंगे। ठीक है जी, ये निकल के आ गई बेटा अपनी बिजनेस इनकम। बोलो 227, 57, 500। भाई मैं मान के चल रहा हूँ ठीक होगा ये। ये तो है पीजीबीपी। अब हेड वाइज चलो। सबसे पहला इनकम अंडर द हेड सैलरी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, याद रखना इनकम फ्रॉम हाउस, रेंट इनकम है वो रेंटल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है।
यानी कि वो GAV हो जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट तो है ही नहीं ना मेरे पास, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, GAV। कितना रेंट था P&L के क्रेडिट में, 8 लाख, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, मैं मान के चल रहा हूँ ये पेड है, ठीक है। NAV माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30, 216, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस दे रखा है क्वेश्चन में 16 लाख का 25% ना, कितना, क्या पर कैप लगेगी, लेट आउट पे नहीं लगती सर, वैसे ही दुख बहुत है यहाँ पर, परेशान करो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई 1,04,000, PGBP की इनकम हो गई बेटा। तीसरा हेड, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बता भाई। 10 अप्रैल दो, अरे यार ये 25-26 का क्वेश्चन, आप एक साल पीछे चल पड़ोगे ना अपने आप। 10 अप्रैल 2025 को एक प्रॉपर्टी खरीदी है 30 लाख की, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख, पहले तो यहीं रुक जाओ, ये 20 लाख अदर सोर्स की इनकम है। हे मेरे राम, पढ़ाया था ना, इन एडुकेट कंसिडरेशन, अगर डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा है तो डिफरेंस आपका टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्स में आएगा, फिर रिवाइज करा दूंगा। एक तो ये 20 लाख कहाँ पर जाएगा, अदर सोर्स इनकम, और हाउस की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 50 लाख का हाउस 80 लाख में बेच दिया, सेम ईयर में बिका है, तो सीधा लिख दूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30 लाख, 80 लाख माइनस 50, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 हो जाती थी बेटा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती थी बच्चे, 30 लाख। एक तो ये है, दूसरा एक एग्जम्प्टेड इनकम है ना, कंपनसेशन लिख तो दो, ऑन एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड, एग्जाम्प्ट 1037। क्लियर, shall I move on? नेक्स्ट बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्स, कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्स इनकम, पहले तो वही ले लो, अरे डिविडेंड नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो 20 लाख, परचेजेज ऑफ हाउस फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, वो डिफरेंस टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, ठीक है। फिर इसके बाद अदर सोर्स की इनकम, डिविडेंड इनकम, हाउ मच, कितनी है, 18 लाख ग्रॉस है, नेट है, शुक्र है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट इनकम, ये भी अदर सोर्स की है, 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड, ये भी अदर सोर्स है, हाउ मच, बाकी जो एग्जम्प्टेड इनकम थी वो लेंगे नहीं ना। तो अब कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अब इकट्ठा कर लो। सबसे पहला हाउस प्रॉपर्टी कितनी थी, क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहा हूँ अब, ऊपर देख के बताना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 लाख,
4,000। फिर पीजीबीपी इनकम 2,27,57,500। फिर इसके बाद था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर इसके बाद था अदर सोर्स इनकम। 30 ही लिखा है बेटा, ध्यान नहीं है तुम्हारा। 40,30,000 ये आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। 298,91,500। और करना चाहो माइनस चैप्टर 6A 80 GGC पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टीजमेंट कितनी थी? 2 लाख थी मेरे ख्याल, नहीं हाँ 2 थी, देखना एक बार बेटा। दो लाख थी ना, उसका 100% एज्यूम कर रहा हूँ, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है। ठीक है, दूसरा और क्या था? बस और कुछ नहीं था, खत्म। ये आ गई टोटल इनकम। टैक्स निकालना भी सिखाया नहीं, वो जब रिवाइज कराऊंगा तो। ये है बेटा पीजीबीपी। तो 5 सेक्शन बची हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्स ऑडिट और वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन। 44 AD, ADA, AE निपटा दूँ आज ही? त्राहिमाम थक गए? हाँ कोई नहीं, कल मिलते हैं 11 बजे। शुक्रिया एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। कल ये निपट जाएगा बेटा, कैपिटल गेन पे टूट पड़ेंगे। कल क्या है? सैटरडे? अरे डे क्या है? कल सैटरडे। हाँ कल भी लंबी क्लास लेता हूँ, कल भी मुझे एज सच कोई काम नहीं है। संडे को हिसाब और बिल्कुल बराबर करेंगे। जल्दी छोड़ दूंगा ना, पे टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा ना यार। अब जैसे ये टारगेट में नहीं था क्वेश्चन, रिवीजन का पार्ट एंड पार्सल नहीं था, पर करा दिया। जीएसटी बीच बीच में, संडे को मैं सोच रहा हूँ जीएसटी ले लूँ। और 1 मिनट अभी जाओ मत, ओपिनियन ले लूँ मैं। संडे को जीएसटी रख लेते हैं, एक तो ले लेते हैं आरसीएम, एक ले लेते हैं कंपोजिशन स्कीम। संडे को केवल जीएसटी, ऐसे टाइम पास में हो जाएगा ना जीएसटी। तो ये 2 चैप्टर ले लेता हूँ बेटा, एक ले लेता हूँ आरसीएम, एक ले लेता हूँ कंपोजिशन स्कीम। और अगर टाइम बच गया, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर, ये चिल्लर से टर्नओवर ये निपटा दूंगा मैं। आप ये 2 पढ़ के आना संडे के लिए। कल इनकम टैक्स होगा, पीजीबीपी वाइंड अप हो जाएगा, कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे मिलते हैं। टाटा बाय बाय।